डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हेमिस्टेल जो कि हेमिस्टेल संरचना होती है के बारे में चर्चा करेंगे। इस संरचना में एल्डिहाइड समूह CHO C5 कार्बन का उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह OH के साथ वलय बनाता है और ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोज की विवर्त संरचना के साथ साम्य रहते हैं और दोनों रूप अल्फा बीटा के लिए वलय संरचना एक अल्फा रूप बनाता है और दूसरा बीटा रूप। जैसे ग्लूकोज की संरचना अपन लिखते हैं CHC ये 1 2 3 4 5 ये 1 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो एल्डिहाइड समूह है वो फर्स्ट कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन का जो एल्डिहाइड समूह है, ये 5वां कार्बन है। कौन सा कार्बन? जो 5 नंबर का कार्बन है, इसका जो OH समूह है, कौन सा समूह? OH समूह है। ये फर्स्ट कार्बन की से जुड़ता है। किससे जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन पे। और फर्स्ट कार्बन पे जुड़ने पर ये क्या बना है? इस पे कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज। यानी इस संरचना में एल्डिहाइड समूह, ये जो एल्डिहाइड समूह है, ये C5 कार्बन, इस C5 कार्बन पर उपस्थित जो ये हाइड्रोक्सिल समूह के साथ ये क्या बनाएगा? एक ही वलय बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ही वलय बनाएगा। और इसमें जो ये C1 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति से अल्फा और बीटा दो विन्यास प्राप्त होते हैं, दो चक्रीय संरचनाएं प्राप्त होती हैं। C1 कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के आधार पर कितनी संरचनाएं प्राप्त होंगी चक्रीय रूप में? अपने को 2, एक अल्फा और एक ही बीटा। इस C1 कार्बन पे अगर इस साइड में OH समूह उपस्थित होता है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा। और अगर ये इस साइड में OH समूह होगा, लेफ्ट साइड में होगा OH समूह, तो क्या कहलाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये राइट साइड में होगा तो ये प्लस अल्फा डी ग्लूकोज ही कहलाता है। तो इस तरह से 2 संरचनाएं प्राप्त हुई, एक अल्फा और दूसरी बीटा। ये कैसे बनी? ग्लूकोज की दोनों चक्रीय संरचनाएं जो अल्फा और बीटा में भिन्नता किसके कारण हुई? इस C1 कार्बन पे उपस्थित H परमाणु और OH परमाणु के विन्यास में भिन्नता के कारण। अगर ये OH परमाणु बाईं साइड में और H परमाणु दाईं साइड में होगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा। और अगर H परमाणु दाईं साइड में और OH परमाणु दाईं साइड में होगा तो क्या कहलाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरह से चक्रीय रूप में कितनी संरचना प्राप्त हुई अपने को? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। जैसे अपने उसका बनाया, किसका? ग्लूकोज की संरचना का सूत्र बनाया। C एल्डिहाइड समूह है। ये क्या है? एल्डिहाइड समूह है। और यहाँ पे OH H और ये 5वां कार्बन है OH चट्टे पे CH2OH, प्राथमिक अल्कोहल समूह। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये किससे जुड़ेगा? ये C1 कार्बन पे। ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4 5 6।
C1 कार्बन से। C1 कार्बन पे जुड़ने पर अपने को एक संरचना प्राप्त होगी, जैसे अभी मैंने बनाई थी, और दूसरी संरचना कौन सी होगी, जैसे ये है C1 2 3 4 5 और 6। तो इस पे अगर ये OH समूह इस साइड में है और ये जुड़ेगा किससे, कौन से कार्बन से, 5वें कार्बन से। किससे जुड़ा ये, 5वें कार्बन CH2OH 5वें कार्बन से जुड़ता है। तो अगर यहाँ पे C1 की पोजीशन OH इस साइड में होगा, बाई साइड में H दाई साइड में, तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा। कौन सा होगा ये, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और अगर ये यहाँ पे ये OH इस साइड में दाई साइड में हो जाएगा और H बाई साइड में हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इस तरह से एल्डिहाइड समूह, जो ये एल्डिहाइड समूह है, ये C5 कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के साथ वलय बनाता है। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोज की विवर श्रृंखला के साम्य में रहते हैं। विवर श्रृंखला यानी जो ग्लूकोज की जो खुली संरचना है ना, उसके साम्य में रहते हैं। और इस तरह से अपने को कितनी संरचना प्राप्त हुई, 2। एक प्राप्त हुई अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरी प्राप्त हुई बीटा डी ग्लूकोज। ये जो पायरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की पायरेन की संरचना कैसी होती है, जैसे ये है, ये पायरेन है। पायरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को क्या कहते हैं, पायरेनोज संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरेनोज संरचना कहते हैं। जैसे ये इसको पैरेलल जब अपन करते हैं, क्या करेंगे, पैरेलल, ये जो संरचना है ये पायरेन है, तो ये किससे मिलती जुलती है, ग्लूकोज की वलय संरचना से। इसलिए ग्लूकोज क्या कहते हैं, ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को पायरेनोज कहते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का हावर्ड संरचना द्वारा अधिक सही रूप से बताया जाता है। अब हावर्ड संरचना, ग्लूकोज की हावर्ड संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में 5 कार्बन व 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 6 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। 6 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज की ये चक्रीय संरचना पायरेन के समान होती है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहेंगे, पायरेनोज। जैसे देव ग्लूकोज की हावर्ड संरचना अपन बनाते हैं, ये देखो, ये कौन सा है, ये C1 कार्बन है। C1 का कार्बन किससे जुड़ेगा, ये C1 है और ये 5 है, इस कार्बन से जुड़ेगा। और 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक अपने पास में 6 कार्बन है जुड़ा हुआ, ये कौन सा है, 6 कार्बन है। और इस तरह से इसकी संरचना अपन है बनाते। ये C1 और ये कार्बन कौन सा, C2 कार्बन, और यहाँ पे इसके OH, यहाँ OH, ये C3 कार्बन हो गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और ये कार्बन हो गया C4 OH H, और ये कार्बन हो गया C5। कौन सा कार्बन है ये, C5। तो इस तरह से H और C1 पे जुड़े। तो इस तरह से देखो C5 कार्बन और C1 का जो C5 का जो OH समूह है, ये क्या करेगा, यहाँ तो ये H है और इसका जो ये OH समूह है, इस O के साथ में ये C1 और ये C5 क्या बना लेते हैं, एक वलय बना लेते हैं। और इस तरह से ये क्या कहलाई, हावर्ड, क्योंकि ये है बाईं साइड में OH है, दाईं साइड में H है, तो इसके विन्यास के कारण इस संरचना को कहते हैं अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। इसी ही क्रम में जब
ये संरचना है, तो यहाँ पे ये OH न होकर के OH ऊपर हो जाएगा और नीचे H हो जाएगा, तो उस संरचना को क्या कहेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या नाम होगा इसका, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। जैसे इसको बनाते हैं अपन है, यहाँ जैसे बेंजीन की वाले है ना, उस तरह से अपन बना लेंगे। ये बेंजीन वाले की तरह बना लिया अपन ने। यहाँ O, अब देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 5 पे, क्योंकि किसके वलय संरचना किससे बनती है, ये जो 5वां कार्बन है इसका OH से, और ये H जुड़ा हुआ है, और ये 5वां कार्बन है इसका O और एल्डिहाइड समूह के द्वारा संरचना का निर्माण होता है। अब देखो 5वें कार्बन पे जो छठा कार्बन है वो CH2OH ग्रुप हो जाएगा। पहले कार्बन पे जब OH ऊपर की साइड में है तो ये कौन सी होगी, बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी होगी, ये बीटा डी ग्लूकोज। और यहाँ H OH OH H, इस तरह से आप इजीली इसकी संरचना बना सकते हैं। और ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इस तरह से दो वाली संरचना हो गई, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी बीटा डी ग्लूकोज। कौन सी, बीटा डी ग्लूकोज। अब है एनोमर। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में C1 कार्बन पर 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है। C1 कार्बन किससे जुड़ा होगा, चक्रीय संरचना में 2 ऑक्सीजन कैसे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 5वां कार्बन है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये एक तो इससे ये OH से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे इस O से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 5 4 3 2 और 6 H OH OH H। तो ये जो C1 कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कितने ऑक्सीजन परमाणु से, 2। कौन कौन से एक यहाँ पे और एक इससे। तो परमाणु से जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं, एनोमर कार्बन। क्या कहते हैं, C1 कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु से, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ इससे जुड़ा है, तो ये क्या कहलाया, एनोमर कार्बन। और यदि C1 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर होता है, हाइड्रोक्सिल समूह किस होगा, दाईं ओर, तो उसको क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, अगर दाईं ओर होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा, परंतु अगर दाईं ओर होने पर यानी इस साइड में होने पर क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये बाईं साइड में होगा तो वो क्या कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो और ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के कहते हैं एनोमर। क्या होते हैं, एनोमर। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में C1 कार्बन पर H और OH का विन्यास अलग अलग होने के कारण जो समावेवी बनते हैं, H और OH का विन्यास अलग अलग कैसे हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज में OH बाईं साइड में होगा, H दाईं साइड में होगा, और बीटा डी ग्लूकोज में OH बाईं साइड में होगा, H दाईं साइड में होगा। तो इस प्रकार से 2 एनोमर हो गए और वो क्या कहलाएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो C1 कार्बन पर H और OH के अभिविन्यास अलग अलग होने के कारण जो समावेवी बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनोमर। क्या कहलाते हैं, एनोमर। मोनोसेकेराइड में हेमीएसिल और हेमीकीटोल बनने के कारण चक्रीय संरचनाएं बनती हैं, जिससे कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा, असमित हो जाएगा, और इस कार्बन परमाणु को एनोमेरी कार्बन कहेंगे तथा बनने वाले प्रकाशिक समावी एनोमर कहलाते हैं। एनोमर जो केवल C1 कार्बन के चारों ओर H परमाणु और OH समूह के विन्यास अलग होने से होते हैं और वे प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं। ग्लूकोज की उपरोक्त चक्रीय संरचनाएं जो कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के रूप में अधिकांश गुणों का वर्णन करती है। जब ग्लूकोज HCN
हाइड्रोजन साइनाइडिन, हाइड्रोक्सिल एमीन, टोलन और फेलिंग अभिकर्मक से क्रिया करता तो वल्य संरचनाएं श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। वल्य संरचना किस में आ जाएगी? एक सीधी श्रृंखला के रूप में। ये जो वल्य संरचना है वो किसके रूप में आ जाएगी? ये जो वल्य संरचना है इसकी वो किसके रूप में आ जाएगी? एक खुली संरचना के रूप में। किसके रूप में? खुली संरचना के रूप में। तो खुली संरचना के रूप में आने से ये एल्डिहाइड समूह इन अभिकर्मकों से क्रिया करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है आदि अभिकर्मक चक्रीय संरचना को क्या करेंगे? घेर लेंगे, जिससे एल्डिहाइड समूह स्वतंत्र नहीं हो पाता है और ये अभिकर्मक एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया करने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज की कितनी चक्रीय संरचनाएं? 2, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। हावर संरचनाएं डाइसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज और फ्रुक्टोज की चक्रीय संरचना होती है। फ्रुक्टोज की चक्रीय संरचना, फ्रुक्टोज में C2 तथा C5 कार्बन के मध्य अंतः क्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है और ये C2 कार्बन पर OH समूह, जैसे आपको मैं अभी फ्रुक्टोज की संरचना बताती हूँ। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला जिस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही अणुसूत्र इसका होता है C6H12O6। और ये क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। परंतु जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है इसलिए वो क्या है? एल्डोहेक्सोज। लेकिन कीटोन में देखो, मैं कीटोन की संरचना आपको बता रही हूँ। कीटोन में क्या होता है? इसमें फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोनिक समूह होता है। जैसे अपन इसकी कीटोन की संरचना बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दूसरा समूह है। इस पर क्या होता है? कीटोनिक समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कीटोनिक समूह होता है। और ये OH हो जाएगा। यहाँ पे OH, H, OH, H और CH2OH। ये संरचना कीटोन की होगी। किसकी होगी? फ्रुक्टोज की। और इसमें सेकंड कार्बन पे क्या कौन सा समूह है? कीटोनिक समूह है। क्या समूह है? कीटोनिक। और इसमें जो इसका था ग्लूकोज का फॉर्मूला था, इसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या था? एल्डिहाइड समूह था। क्या था? एल्डिहाइड समूह था। तो इस तरह से ग्लूकोज को क्या कहा? कौन सी श्रृंखला कहा ग्लूकोज को? एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भी 6 कार्बन है। और फ्रुक्टोज को कहा कीटोहेक्सोज क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन हैं। इसमें दूसरे समूह पे क्या है? कीटोनिक समूह। और उसमें का ग्लूकोज में क्या? फर्स्ट पे एल्डिहाइड समूह। इसलिए ये कीटोहेक्सोज कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोहेक्सोज कहलाता है। फ्रुक्टोज सुक्रोज के जल अपटन द्वारा बनता है। किसके जल अपटन द्वारा बनता है? सुक्रोज के जल अपटन के द्वारा फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। जैसे जलीय अपटन में ग्लूकोज का जब बनाया था वो भी सुक्रोज के जल अपटन द्वारा बना था और फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज के जल अपटन के द्वारा बनता है। दोनों के बनाने की एक सेम विधि है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ क्या हुआ? इसका जल अपघटन हुआ। क्या हुआ? जल अपघटन। और जल अपघटन के दौरान सुक्रोज C6H12O6
प्लस C6H12O6। एक क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज, और दूसरा क्या हुआ, फ्रुक्टोज। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज में कीटोनिक समूह है इसलिए कीटोहेक्सोज कहते हैं, और ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं, और फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोनिक समूह, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, कीटोहेक्सोज। फ्रुक्टोज की संरचना। फ्रुक्टोज की रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया है कि ग्लूकोज की तरह इसमें भी 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है। कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह होता है। फ्रुक्टोज की खुली श्रृंखला भी इस गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकती, इसलिए इसमें भी वलय संरचना फिशर द्वारा दी गई है। यह चक्रीय संरचना C5 कार्बन उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह तथा जो कीटोनिक समूह है कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, उसके यौगिक से प्राप्त होती है। ये 5 सदस्य ऑक्साइड वलय होती है। कितनी होती है, 5 सदस्य, तथा अल्फा ऑक्साइड वलय कहलाती है। गामा वो क्या कहलाती थी, पाइरेनोज, और ये क्या है, गामा ऑक्साइड वलय कहलाती है। और इसकी संरचना फ्यूरोन से मिलती है। किससे मिलती है, फ्यूरोन। और फ्यूरोन से मिलने के कारण, फ्यूरोन क्या है, 5 सदस्य संरचना, जैसे फ्यूरोन, इसकी फ्यूरोन, ये संरचना है इसकी, ये वाली, ये फ्यूरोन से मिलती है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, फ्यूरोनोज। क्या हो गया, फ्यूरोनोज। फ्रुक्टोज में वाम ध्रुवण घूर्णक पाया जाता है, जिसका तात्पर्य ये है कि ये ध्रुवित प्रकाश के तल को किस ओर, वाम ध्रुवण का मतलब ये ध्रुवित प्रकाश के तल को किस ओर घुमाएगा, बाईं ओर घुमा देता है। अगर ध्रुवित प्रकाश तल को दाईं ओर घुमाएगा तो कौन सा ध्रुवण होगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। और अगर ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है तो वो क्या कहलाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे D माइनस फ्रुक्टोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, D माइनस फ्रुक्टोज। क्या लिखते हैं, D माइनस फ्रुक्टोज। अब इसकी अपन वलय संरचनाएं बनाते हैं। अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक होने के कारण ध्रुवित प्रकाश तल बाईं ओर घूमता है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट किया जाता है। इसकी संरचना जैसे अल्फा D ग्लूकोज, इसमें अपन इसकी संरचना बताते हैं। जैसे ये तो हो गया पहला कार्बन जिसमें CH2OH समूह है, और ये जो दूसरा कार्बन है, कौन सा कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पांचवा कार्बन और दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, इस दूसरे कार्बन पे क्या है, OH समूह है। कौन सा समूह है, OH। और ये जो कीटोनिक समूह था किसका, जो 5वें कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये इससे क्या कर लेगा, वलय बना लेगा O। कौन से बनाएगा, ये 5वें कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह से। इससे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, HOH OH H और CH2OH। तो ये क्या हुआ, अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज वाले, क्योंकि यहाँ जो OH समूह है वो दाईं ओर स्थित होता है। कहाँ है, दाईं ओर। और इसी तरह से इसका जो बीटा D माइनस फ्रुक्टोज की संरचना, बीटा D माइनस फ्रुक्टोज की संरचना भी मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन। और जब इसका हाइड्रोक्सिल समूह किस साइड में है, बाईं साइड में है। कौन सी साइड में, बाईं साइड में है, तो ये क्या बनाएगा, बीटा D माइनस ग्लूकोज, बीटा D माइनस ग्लूकोज। ये जो 5वां कार्बन है ये किससे जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन का, 5वें कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह दूसरे कार्बन से जुड़ करके क्या बनाएगा, कीटोनिक ग्रुप। और इस तरह से क्या हो गई, बीटा D माइनस फ्रुक्टोज की संरचना। ये किसकी हुई, बीटा D माइनस फ्रुक्टोज की संरचना।
इस तरह से फ्रुक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णक पाया जाता है, जिससे ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। इसे -d फ्रुक्टोज लिखते हैं, बाईं ओर घुमाएगा ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, -d फ्रुक्टोज। क्या लिखेंगे, -d। और इस तरह से फ्रुक्टोज की खुली संरचना है, ये एक चक्रीय संरचना के रूप में अल्फा डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज वल्ले का निर्माण करती है। और इसकी संरचना किससे है, मिलती है, चक्रीय संरचना में 5 कार्बन उपस्थित होने के कारण और 5वें कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह तथा कीटोनिक समूह में योगज होता है, जिससे 5 सदस्य जो ऑक्साइड वल्य प्राप्त होती है उसको क्या कहता है आपने, फ्यूरोन। और इसको क्या कहेंगे, उसकी वल्य संरचना को फ्यूरोन से समानता के कारण तो इसकी संरचना को क्या कहेंगे, फ्यूरेनोज। अभी अपन उसकी बनाते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज की संरचना, जैसे अपन ने बनाया पंचभुज होता है ना, 5 कार्बन। इस तरह से अपन ने ये लो यहाँ पे 5 पे ऑक्सीजन समूह, और अब स्टार्ट होता है अपना दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन पे यहाँ क्या जुड़ा हुआ होगा, पहला कार्बन जुड़ा हुआ होगा। कौन सा कार्बन है, दूसरा। अब दूसरे कार्बन पे एक ये हाइड्रोक्सिल समूह, और तीसरे कार्बन पे यहाँ पे OH समूह, H समूह, OH समूह, H समूह, और यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां जो कार्बन है, इस कार्बन पे छठा कार्बन जुड़ा होता है, CH2OH के रूप में जुड़ाता है, और यहाँ पे OH। इस तरह से किससे मिल गई, पाइरोनोज से संबंधित है। यह कहलाती है अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। वाम ध्रुव घूर्णित होगा, इसलिए इसको माइनस से, ध्रुवित प्रकाश तल बाईं ओर घूमेगा, इसलिए इसको माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज की संरचना हो गई। इसी ही तरह से जब बाईं ओर स्थित होता है OH ग्रुप, किस साइड में, बाईं ओर, तो वो क्या कहलाएगा, बीटा डी। जैसे बीटा डी के अपन बनाते हैं, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज की संरचना, तो इस तरह से अपन क्या बनाएंगे, पंचभुज। 5वें सिरे पे ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा कार्बन है, इससे फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ होगा नीचे। अब इसमें देखो, उसमें तो क्या था, ये OH समूह ऊपर था, किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज में। और अब ये जो इसमें जो फर्स्ट कार्बन था ऊपर की साइड में था, अब इसमें बीटा डी में क्या हो जाएगा, OH तो ऊपर की साइड में हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट कार्बन है वो नीचे की साइड में, यानी बाईं साइड में OH हो जाएगा। और इस तरह से इसकी जो संरचना है, यहाँ पे HOH चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन, 5 पे ये छठा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल जो प्राथमिक अल्कोहल ये जुड़ा होता है। और इस तरह से क्या हुआ, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज की संरचना। इस तरह से फ्रुक्टोज की भी 2 हार्वर्ड संरचनाएं हो गई, एक अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और एक बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अल्फा डी और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब अपना आता है ये देखो, इसमें दे रखा है अपनी OH। जब OH ऊपर की साइड में हुआ, यानी बाईं साइड में हो तो बीटा डी, और अगर ये ही OH, ये CH2OH, ये पहला कार्बन ऊपर की साइड में होगा CH2OH, और OH नीचे की साइड में हो जाएगा, तो ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज संरचना हो जाएगी। इस तरह से पंचभुज यानी फ्यूरेन से मिलती जुलती समानता के कारण इसे है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज। क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज। ये कैसे बनी, ये चक्रीय संरचना C5 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह, ये C5 कार्बन है ना, इस पे उपस्थित ये जो हाइड्रोक्सिल समूह, और दूसरे कार्बन जो एक कीटोनिक समूह है, इसके जुड़ने से ये एक वल्य संरचना 5 सदस्यीय ऑक्साइड वल्य संरचना प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त हुई, 5 सदस्यीय वल्य संरचना। इसको कहते हैं
गामा ऑक्साइड वल्ले, और ये फ्यूरेन से मिलती जुलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज। क्या कहा जाता है, फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। अब अपन चर्चा करेंगे डाइसेकेराइड, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से क्या बनेंगी, 2 मोनोसेकेराइड बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड। क्या कहलाते हैं, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, डाइसेकेराइड। क्या कहलाएंगे, डाइसेकेराइड। और उसमें एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। तो वे कार्बोहाइड्रेट जलपन करने पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलपन करने पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं वो डाइसेकेराइड कहलाते हैं। और दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयाँ एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। कौन से बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, ये ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलावटन करने पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं वो डाइसेकेराइड कहलाते हैं। इन दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ये दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयाँ एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़ी होंगी। किससे जुड़ी होंगी, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा। कौन से बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़ी होंगी। सभी डाइसेकेराइड क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टल ठोस होंगे, मीठे होंगे और जल में विले। यानी डाइसेकेराइड के भौतिक गुण क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस, स्वाद में मीठे और जल में विले होते हैं। कुछ मुख्य डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज है, लेक्टोज है, माल्टोज, ये 2 प्रकार के होते हैं, अपचायक और अनपचायक। जिन डाइसेकेराइड में किसी एक मोनोसेकेराइड का कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में भाग नहीं लेगा तो वे अपचायक शर्कराएँ कहलाते हैं, जैसे लेक्टोज और माल्टोज। और जिन डाइसेकेराइड में दोनों मोनोसेकेराइड के कार्बोनिल समूह आपस में किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लेते हैं। दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ क्या बनाएंगी, आपस में जुड़ करके, कौन से बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ जाती हैं। और तो ये क्या कहलाएंगे, अनअपचायक शर्करा। कौन सी अपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा। एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या है एग्जाम्पल, सुक्रोज। सुक्रोज का महत्वपूर्ण डाइसेकेराइड है। इसे इक्सु यानी केन शुगर भी, इक्सु शर्करा या केन शुगर भी कहते हैं। प्रकृति में यह रस में, फलों में, बीजों में, अनेक फूलों के पौधों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी सुक्रोज किससे प्राप्त होता है अपने को, फलों से, बीजों से, अनेक फूलों के पौधों में। सुक्रोज का मुख्य स्रोत यानी ये जो सुक्रोज है वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होगी अपने को, गन्ने के रस से और चुकंदर से। किससे होगी, गन्ने के रस से। गन्ने के रस में 15 से 20% सुक्रोज पाया जाता है, जबकि चुकंदर में कितना पाया जाता है, 10 से 17। कितना पाया जाएगा, 10 से 17% सुक्रोज किससे प्राप्त होता है अपने को, चुकंदर से। और गन्ने से कितना होगा, 15 से 20%। तो सुक्रोज एक महत्वपूर्ण डाइसेकेराइड शर्करा है, जिसे अक्सु शर्करा कहते हैं। प्रकृति में रस से, फलों से, बीजों से, अनेक फूलों से ये प्राप्त की जाती है और मुख्य स्रोत उसके गन्ने का रस और चुकंदर है। सुक्रोज के गुण। सुक्रोज का सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। ये सफ़ेद क्रिस्टली होता है, स्वाद में मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका गलनांक कितना होगा, 180 डिग्री सेल्सियस। सुक्रोज का गलनांक कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। तथा इसके गलनांक से ऊपर ताप पर गर्म करने पर यह भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है। 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, ये भूरे रंग के पदार्थ में, और जिसको कहते हैं कैरामेल। क्या कहते हैं, कैरामेल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब अपन ग्लूकोज से करवाते हैं तो ये एक भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है जो पूर्ण रूपेण कार्बन होता है। ये एक अनपचायी शर्करा। अनपचायी शर्करा क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं वो किसके द्वारा जुड़ जाएंगी, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा।
इसका जो दोनों मोनोसेकेराइड का जो कार्बोनिल समूह कौन सा होता है, CO समूह को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। तो दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयाँ कार्बोनिल समूह के दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों के जो ये कार्बोनिल समूह है ये ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगी। इसलिए सुक्रोज क्या है कि अनौपचारिक शर्करा है। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। कौन सा घूर्णक होगा ये, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, तथा परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित ये नहीं करता है। यानी एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होगा, एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक यानी किसी भी पदार्थ के विलयन में ध्रुवण के मान में समय के साथ यदि किसी पदार्थ का अपन ने विलयन बनाया, जैसे कि अल्फा ग्लूकोज का ताज़ा जलीय विलयन बनाया, और वो ध्रुवण के मान के समय जिसका ताज़ा विलयन का ध्रुवण घूर्णक कितना होता है, 100 + 112 डिग्री। समय के साथ साथ धीरे धीरे घटकर वो कितना हो जाएगा, +52 डिग्री पर स्थित हो जाता है। तो यानी समय के साथ साथ ध्रुवण घूर्णक का मान बढ़ भी सकता है और घट भी जाता है। यानी किसी भी पदार्थ के विलयन के ध्रुवण के मान में समय के साथ यदि परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ ध्रुवण घूर्णन का मान बढ़ता या घटता है, तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक या म्यूटा घूर्णन कहते हैं। कई कार्बोहाइड्रेट में ये गुण पाया जाता है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज के ताज़ा बने जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन +112 डिग्री होता है, जो समय के साथ धीरे धीरे घटकर, यानी समय के साथ धीरे धीरे घटकर कितना हो जाएगा, वो 112 प्लस से घटकर कितना हो जाएगा, +52 डिग्री। कितना हो जाएगा, +52। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन कितना होगा, +19 डिग्री ताज़ा का, और वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़कर कितना हो जाएगा, +52 डिग्री। कितना हो जाएगा, +52 डिग्री। तो ग्लूकोज के विशेष गुण कौन सा होगा, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक क्या होता है, किसी भी पदार्थ के विलयन के ध्रुवण के मान में समय के साथ साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी समय के साथ ध्रुवण घूर्णक यानी 19 से, जैसे बीटा डी ग्लूकोज का होता ताज़ा विलयन कितना, 19 डिग्री, और बढ़कर ध्रुवण घूर्णक कितना हो गया, 52। और इसी तरह से अल्फा का कितना था, 112, और घटकर कितना हो गया, 52। तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इस तरह से इस प्रकार के इस गुण को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक या म्यूटा घूर्णन कहते हैं। ग्लूकोज के विशेष गुण परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक का कारण ये है कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज दोनों रूप श्रृंखला संरचना द्वारा परस्पर बदल जाते हैं। अल्फा रूप 112 डिग्री जब जल में घुलता है तो श्रृंखला संरचना द्वारा बीटा रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, जिसे विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक घटता है। और इसी तरह से बीटा डी 19 से कितना होगा, अल्फा में धीरे धीरे जल में घुलता है, धीरे धीरे अल्फा रूप में धीमे धीमे परिवर्तित होता है, जिससे ध्रुवण घूर्णक क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और ये परिवर्तन कमी या वृद्धि तब तक होती है जब तक कि साम्य मिश्रण कितना हो जाए, 52 डिग्री। कितना हो जाए, साम्य मिश्रण का लगभग 52 डिग्री होता है। और ये 52 डिग्री क्या कहलाएगा, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक। क्या कहलाएगा, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णक। यानी अल्फा रूप साम्यावस्था का कितना प्रतिशत होता है, 36%, और बीटा रूप साम्यावस्था का कितना होगा, 63.5%, तथा खुली श्रृंखला 0.5% तक रखती है। इस तरह से परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक यानी किसी भी पदार्थ के विलयन के ध्रुवण के मान में समय के साथ यदि परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ ध्रुवण घूर्णक का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक यानी म्यूटा घूर्णन कहते हैं। ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक सुक्रोज में नहीं पाया जाएगा, सुक्रोज में नहीं पाया जाएगा। सुक्रोज
दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसे जल अपटन से अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के ध्रुवण कोण का मान कम, जबकि बीटा डी ग्लूकोज के ध्रुवण कोण का मान अधिक होता है, जिससे जल अपटन के बाद घूर्णन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि इससे जो बना मिश्रण होता है ध्रुवण किसे जल अपटन से बना मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, तथा सुक्रोज के जल अपटन को इस शर्करा का प्रतिपन्न कहते हैं, जबकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ना, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा या अपवर्त शर्करा कहते हैं। सुक्रोज का जल अपटन तनु खनिज अम्ल HCl या तनु खनिज अम्ल HCl और एंजाइम कौन सा होगा? इन्वर्टेज एंजाइम से करवाने पर ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। जब इसका अपन जल अपटन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? तनु HCl और इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तनु HCl और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तब अपने को क्या प्राप्त होगा? डी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस डी माइनस फ्रुक्टोज C6H12O6। सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जबकि सुक्रोज के जल अपटन के पश्चात प्राप्त मिश्रण क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ, ये तो सुक्रोज तो क्या है? दक्षिण घूर्णक, जबकि ये जो जल अपटन के बाद में जो फ्रुक्टोज डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रुक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है वो क्या होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्योंकि ग्लूकोज का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कितना होगा? 52 डिग्री। और कितना होगा? ग्लूकोज का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कितना होगा? 52 डिग्री। और फ्रुक्टोज का वाम ध्रुवण घूर्णक होगा -92.4 डिग्री से कम होता है, इसलिए मिश्रण क्या होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक। यानी सुक्रोज के जल अपटन के द्वारा जो अपने को डी ग्लूकोज और डी माइनस फ्रुक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है वो क्या होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक। क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक 52 डिग्री और फ्रुक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णक -92.4 डिग्री से कम होता है, इसलिए जो मिश्रण प्राप्त हुआ वो क्या होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक। यानी सुक्रोज के जल अपटन के बाद ध्रुवण घूर्णक में परिवर्तन इन्वर्जन होता है, और यह विक्रिया इन्वर्जन अभिक्रिया कहलाती है, तथा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सममोलर मिश्रण जो जल अपटन, यानी इनमें मोलों की संख्या क्या होगी? समान होगी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मोलों की संख्या क्या होगी? समान। तो जल अपटन के परिणाम स्वरूप प्राप्ति होती है। किसके जल अपटन के द्वारा? सुक्रोज के जल अपटन के द्वारा प्राप्ति होती है। इसलिए क्या कहलाती है? अपवर्त शर्करा। क्या कहलाती है? इनवर्ट शुगर। क्या कहलाती है? इनवर्ट शुगर। यानी इनवर्ट रिएक्शन कौन सी हुई? सुक्रोज के जल अपटन के बाद ध्रुवण घूर्णक में परिवर्तन होता है, यह अभिक्रिया इनवर्ट रिएक्शन कहलाती है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो सममोलर मिश्रण जो जल अपटन के परिणाम स्वरूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्त शर्करा। क्या कहलाएगी? वो अपवर्त शर्करा कहलाएगी। तो सुक्रोज के जल अवघटन से अक्षय शर्करा प्रतिपन्न कहते हैं, जबकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? प्रतीप शर्करा या अपवर्त शर्करा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्त क्यों हुआ? क्योंकि उसका दक्षिण ध्रुव घूर्णक होता है और इनके मिश्रण से बना जल अवघटन के बाद घूर्णन की दिशा क्या होगी? बदल जाएगी। क्या हो जाएगी?
जब सुक्रोज का तनु HCl अम्ल की उपस्थिति एंजाइम इन्वर्टेज की एंजाइम की उपस्थिति में जब जलावटन करते हैं तो अपने को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का जो सममोलर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी और वो मिश्रण क्या होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। वो मिश्रण क्या होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। अतः सुक्रोज के जलावटन की अभिक्रिया क्या हुई, विपरीत हो गई, दिशा क्या हो गई, बदल गई। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इन्वर्ट रिएक्शन। और इस प्रकार प्राप्त जो शुगर होगा वो क्या कहलाएगा, अपवर्त शर्करा, प्रतीप शर्करा, या उसका नाम क्या है, क्या नाम है, अपवर्त शर्करा। अपवर्त यानी सुक्रोज की कौन सी दिशा है, दक्षिण ध्रुव दिशा। और तनु HCl अम्ल इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब उसका जलावटन करवाते हैं तो जलावटन के दौरान उसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। और जो मिश्रण किसका, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का जो सममोलर मिश्रण प्राप्त होगा और वो मिश्रण क्या होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। क्या होगा, वो वाम ध्रुवण घूर्णक होगा, यानी उसकी दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो इस सुक्रोज के जलावटन से अक्षु शर्करा का प्रतिपन्न हो जाता है, जिससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिश्रण प्राप्त होगा वो प्रतीप शर्करा या अपवर्त शर्करा कहलाएंगे। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी ना वो क्या कहलाएगी, अपवर्त अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, इन्वर्ट रिएक्शन या अपवर्त अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, अपवर्त अभिक्रिया। ग्लूकोज फ्रुक्टोज अपचयी शर्कराएं होती हैं, लेकिन सुक्रोज क्या होता है, अनअपचायिक शर्करा, अनअपचायिक शर्करा। यानी अपचायिक और अनअपचायिक में क्या अंतर होता है, जिन डाइसेकेराइड में किसी एक मोनोसेकेराइड का कार्बोक्सिलिक समूह ग्लाइकोसाइड का बंध नहीं बनाएगा वो तो अपचायिक होगी, और जो बंध बना लेगा वो क्या कहेगी, अनअपचायिक। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम नहीं बनाता है, ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सोजोन भी नहीं बनाता है, फेलिंग और टोलन अभिकर्मक का अपचयन भी नहीं करता है, ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक भी प्रदर्शित नहीं करता है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सुक्रोज में ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज का कीटोनिक समूह मुक्त नहीं होता है। साथ ये भी स्पष्ट होता है कि ये दोनों समूह कौन से हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन परस्पर किसके द्वारा जुड़े होंगे, ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा सुक्रोज का जलावटन एंजाइम माल्टेज यानी एंजाइम अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध के लिए विशिष्ट है, तथा एंजाइम इन्वर्टेज ये एंजाइम बीटा फ्रुक्टोज प्यूरोसाइड के लिए विशिष्ट है द्वारा भी हो जाता है। निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज का एल्डिहाइड कार्बन तथा अल्फा ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड कार्बन हो गया, और बीटा फ्रुक्टोज का कीटोनिक कार्बन जो कि दूसरे नंबर पर स्थित होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस तरह से सुक्रोज की संरचना होती है। जैसे सुक्रोज की संरचना आपको मैं बताती हूँ लिख करके। जैसे पहले अपन ने किसकी बना ली, ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, अपन 6 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ इसकी क्या हो जाए, 6 पे क्या होगा, CH2OH समूह। और ये जो वल्य संरचना है इसकी, तो इस पर किससे जुड़ा हुआ है, इसका एल्डिहाइड समूह होता है, ये इस तरह से 5वें कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इससे 5वें पे ये जुड़ा हुआ है, OH H H OH OH H। ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी फ्रुक्टोज, अब बीटा डी की अपन संरचना बनाते हैं। कितने कार्बन लिखेंगे अपन, 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, ये 5वां कार्बन है इसका, और ये जो दूसरे पे जो कीटोनिक समूह है, ये कीटोनिक, ये लो, और ये है फर्स्ट कार्बन CH2OH। तो इस तरह से ये H OH OH H और H। तो अब ये देखो दूसरे कार्बन का जो कीटोनिक समूह था
कौन से कार्बन का? दूसरे कार्बन का। ये तो दूसरे कार्बन का जो एल्डिहाइड समूह ये था, कीटोनिक समूह था। और फर्स्ट कार्बन का ये जो एल्डिहाइड समूह है, तो ये दूसरे कार्बन और इसका ये जो फर्स्ट एल्डिहाइड कार्बन और दूसरा कीटोनिक समूह ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में जुड़ गए। तो इस तरह से ये किसकी संरचना हो गई? सुक्रोज की। क्या संरचना हो गई? ये सुक्रोज की। अब मैं आपको बताती हूँ सुक्रोज की हावर्थ संरचना बना करके। सुक्रोज की हावर्थ संरचना, जैसे अपन ने बनाया 6 वाली कार्बन बना लिया, 6 वाली, जैसे ये यहाँ पे क्या हो गया? 5वां कार्बन OH, ये HOH, ये चौथा कार्बन हो गया, ये तीसरा, ये दूसरा, और ये जो इसका जो एल्डिहाइड का समूह ये बना लिया इसने। और इसका कौन सा हो गया? कीटोनिक समूह। कौन सा हो गया? कीटोनिक समूह। इस तरह से इसकी कौन सी है? पेंटोज रख रहा। कौन सी से? पेंटोज OH, और ये वो भी H और CH2OH। तो इस तरह से इसका तो कौन सा हो गया? कीटोनिक, और इसका एल्डिहाइड समूह। और ये जो ये कौन सा समूह हो गया? ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध हो गया? ये ग्लाइकोसाइड बंध। और इस तरह से ग्लाइकोसाइड बंध ये दोनों शर्कराएँ हैं। कौन सी शर्कराएँ हैं? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई है? ग्लाइको। कीटोन का तो कौन सा समूह हो गया? एल्डिहाइड समूह। और बीटा फ्रुक्टोज का कीटोनिक कार्बन, ये बीटा डी का कीटोनिक कार्बन हो गया, और ये अल्फा ग्लूकोज एल्डिहाइड कार्बन हो गया। कीटोनिक कार्बन है जिसमें कीटोनिक समूह है, एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड समूह वाला कार्बन, और दोनों ने क्या बना लिया? ग्लाइकोसाइडिक। और ये ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ गए। क्या जुड़ गए? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ गए। इस तरह से ये किसकी संरचना है? सुक्रोज की हावर्थ संरचना। कौन सी संरचना है? सुक्रोज की हावर्थ संरचना।